पहली बार अमेरिका की नजरें लिबिया के गद्दाफी पर पड़ी। गद्दाफी सबसे पहले अमेरिका के हाथों सद्दाम की तबाही देख चुका था, इसीलिए गद्दाफी ने अपने आप को बिल्कुल बदल दी और ऐलान किया कि आज के बाद लिबिया कभी भी एटम बम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका यहाँ रुका नहीं। अमेरिका इतना गुस्से में था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि हम सिर्फ लिबिया को नहीं बल्कि इस शिप के सप्लायर्स को भी ढूंढ कर पकड़ेंगे। Find the middlemen, the suppliers. And of course, अमेरिका के इतने प्रेशर के बाद गद्दाफी ने वो सारे नाम अमेरिका के सामने रखे जिन्होंने गद्दाफी को एटम बम बनाने में मदद की, जिसमें सबसे टॉप पर एक ही आदमी का था, पाकिस्तानी साइंटिस्ट अब्दुल कदीर। ये देखकर अमेरिका ने लिबिया को छोड़कर पाकिस्तान का गला दबाया, मतलब पाकिस्तान पर सख्त सैंक्शंस लगाए, जिसकी वजह से लिबिया के साथ अब पाकिस्तान की इकोनॉमी भी नीचे गिरने लगी। तो अब पाकिस्तान को बचाने के अचानक एक दिन अब्दुल कदीर खान टीवी पर आए और इन सारी चीजों की जिम्मेदारी अपने सर पर ली और पूरी कौम से माफी मांगी। Dear brothers and sisters, I have chosen to appear before you. जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अपने घर में बंद कर दिया। गद्दाफी ने बहुत ही चालाकी से पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपने आप को बचा लिया और सद्दाम की तबाही देखने के बाद अब गद्दाफी बिल्कुल बदल चुका था। गद्दाफी ने अपनी पुरानी सारी बातें भुलाकर पहली बार अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन सारे फैमिलीज को पैसे दिए जिनके लोगों को लिबियंस ने जहाज में मारा था। All this debt you coming down. ये देखकर अमेरिका ने भी लिबिया से सारे सैंक्शंस हटा दिए और अब सुपर पावर अमेरिका के सामने झुकने की वजह से लिबिया की इकोनॉमी दोबारा ऊपर जाने लगी, जिसके बाद कुछ साल तो गद्दाफी बिल्कुल चुप करके बैठा रहा। लेकिन ऑफ कोर्स गद्दाफी तो गद्दाफी था। अमेरिका के साथ दोस्ती के कुछ ही साल बाद जैसे ही लिबिया की इकोनॉमी दोबारा मजबूत हुई, गद्दाफी एक बार फिर वही पुरानी हरकतें करने लगा। लेकिन अब गद्दाफी अरबों और मुसलमानों से थक चुका था और उसने अपना सारा रुख इन्हें छोड़कर अफ्रीका की तरफ किया और कहा कि आज के बाद द अरब वर्ल्ड इज डेड। और गद्दाफी ने ऐलान किया कि आज के बाद अफ्रीका में कोई भी मुल्क अमेरिका के साथ डॉलर्स में बिजनेस नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका को अफ्रीका से कोई भी चीज खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ गोल्ड देना होगा, जो अमेरिका के डॉलर और इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा धचका था। और गद्दाफी के इस प्लान को अफ्रीका के बड़े बड़े लीडर्स ने खुशी से एक्सेप्ट किया और अफ्रीका के सारे लोकल लीडर्स ने मिलकर गद्दाफी को एक नया टाइटल दिया, अफ्रीका का शहंशाह, द किंग ऑफ किंग्स। और इस नए टाइटल के साथ ही गद्दाफी को अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा मिली, जिसके बाद अरब दुनिया के लीडर्स की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें गद्दाफी ने सबके सामने खड़े होकर कि अगर हम अरब लीडर्स एक ना हो तो अमेरिका सद्दाम के बाद हम में से किसी एक की बारी होगी। और साथ ही गद्दाफी ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के पास भी एटम बम है, हम अरबों का भी अपना एटम बम होना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, अगले साल इसी कॉन्फ्रेंस में गद्दाफी ने सबके सामने सऊदी बादशाह किंग अब्दुल्ला से कहा कि तुम सऊदी बादशाहों की कोई औकात तुम ब्रिटिश ने लाकर बिठा और आज अमेरिका तुम्हें पाल रहा है और अमेरिका के बगैर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। तुम सारे सऊदी अमेरिका के पपेट्स हो। असल में अरब दुनिया का सच्चा लीडर मैं अफ्रीका का शहंशाह हूँ और मैं पूरी इस्लामिक दुनिया का इमाम हूँ। जिस पर किंग अब्दुल्ला ने उसे जवाब दिया कि गद्दाफी तुम्हारी खबर तुम्हें लेकिन गद्दाफी यहाँ रुका नहीं। इसके कुछ ही अरसे बाद गद्दाफी ने पहली बार अपनी 40 साल की हुकूमत में अमेरिका का दौरा किया। ये गद्दाफी का पहला और आखिरी दौरा था जहाँ यूएन की कॉन्फ्रेंस के लिए दुनिया के सारे लीडर्स मौजूद थे। हर लीडर को बोलने के लिए 15 मिनट का टाइम दिया गया था, लेकिन गद्दाफी स्टेज पर चढ़कर 90 मिनट तक बोलता रहा। इस बीच में गद्दाफी ने बहुत ही खतरनाक बातें की। गद्दाफी ने कहा सबसे पहले तो हमें सिक्योरिटी काउंसिल का नाम बदल देना और इसे सिक्योरिटी काउंसिल की जगह शैतान का काउंसिल कहना चाहिए। और इसी स्पीच के दरमियान गद्दाफी ने बहुत जज्बाती हो सबके सामने यूएन चार्टर का एक हिस्सा फाड़ दिया। और इस सब के बाद गद्दाफी ने यूएन के लीडर से कहा कि अगर तुम लोगों के पास फलस्तीन के मसले का हल नहीं है तो ये देखो, इस किताब में मैंने फलस्तीन के पूरे मसले का हल लिख दिया। जिसके बाद गद्दाफी ने ये किताब सीधा यूएन के लीडर के मुंह पर मारा।
अब फलस्तीन के मसले का हल तो आज तक नहीं निकला, लेकिन इन हरकतों से गद्दाफी की मौत का वक्त बहुत ही करीब आ चुका था। अरब स्प्रिंग الشارع علينا مفيش مظاهرة. This is the first Arab revolution. लीबिया के पास ही एक मुल्क ट्यूनीजिया में एक शख्स ने अपनी गुर्बत से तंग आकर अपने आप को गवर्नमेंट बिल्डिंग के सामने आग लगा दी। ये वीडियो फेसबुक की वजह से तेजी से पूरे मुल्क में फैल गई, जिससे ट्यूनीजिया में प्रेसिडेंट के खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट शुरू हुए और कुछ ही अरसे में उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को उसके तख्त से हटा दिया। ट्यूनीजिया की आवाम की ये कामयाबी इंटरनेट की वजह से पूरे अरब दुनिया में फैल गई, जिसे देखकर इजिप्ट की आवाम भी उनसे इंस्पायर हुई और अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। और इजिप्ट के लोगों ने अपने प्रेसिडेंट को भी 30 साल की हुकूमत के बाद हटा दिया। अब गद्दाफी के दोनों साइड्स पर अवाम ने अमेरिका के आशीर्वाद से अपने बादशाहों को हटा दिया, जिसके बाद अब बारी गद्दाफी की थी। अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता लिबिया के लोगों को गद्दाफी के खिलाफ भड़काने लगा, जिससे हर जगह गद्दाफी के खिलाफ बगावतें होना शुरू हुई। लेकिन जब एक इंटरव्यू में गद्दाफी से इन बगावतों के बारे में पूछा, Capturing Benghazi and they गद्दाफी ने जवाब दिया कि मैं 40 साल से लिबिया का लीडर हूँ, तुम्हें क्या लगता है लोग मेरे खिलाफ बगावत करेंगे? Me, all my people with me, they love me. लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गद्दाफी ने इन बगावतों को रोकने के लिए अपनी आर्मी को हजारों लिबियंस को मारने का हुक्म दिया और इन हमलों का गद्दाफी को बहुत फायदा भी हो रहा था, क्योंकि गद्दाफी अमेरिका और बागियों से ये जंग जीत रहा था। लेकिन अमेरिका को ये सब मंजूर नहीं था। जैसे ही गद्दाफी जंग जीतने लगा, अमेरिका बागियों की मदद के लिए इस जंग में कूदा और अपने फाइटर जेट से गद्दाफी और उसके खानदान पर हमले करने लगा, जिसमें गद्दाफी तो बच गया, लेकिन उसके 2 बेटे और पोते पोतियां मारे गए Gaddafi's youngest son has been killed. और इस तरह अमेरिका के जहाजों के साए में लिबिया के बागी गद्दाफी के कैपिटल की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन गद्दाफी अपने बाकी बेटों और बेटी के साथ कैपिटल में मजबूती से खड़ा। Nobody is leaving this country. लेकिन इन सख्त हालात में भी गद्दाफी बगैर किसी सिक्योरिटी के अपने कैपिटल में घूमता रहा, बल्कि गद्दाफी ने अमेरिका के मिसाइल से तबाह होने वाले अपने एक महल में खड़े होकर स्पीच, जिसमें गद्दाफी ने ऐलान किया कि मैं हर बागी को घर घर شبر شبر गली गली واردات एक एक करके मारूंगा। فرد فرد حتى تطهر البلد من الدنس. लेकिन अमेरिका के जहाजों और मिसाइलों ने गद्दाफी के कैपिटल को ऐसा तबाह किया कि गद्दाफी की सारी फौज बिल्कुल खत्म हो गई। ये देखकर गद्दाफी ने अपनी बेटी को आखिरी बार अपने पास बुलाया और उसे कहा कि जितना जल्दी हो सके लिबिया को छोड़कर चली जाओ। और गद्दाफी खुद अपने एक बेटे के साथ बहुत सारी आर्मर्ड गाड़ियों को लेकर गायब हो गया। अब अमेरिका, नेटो और बागी सब मिलकर गद्दाफी को ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें गद्दाफी नहीं मिला। अचानक एक दिन नेटो का एक फाइटर जेट पनाविया टोर्नेडो लिबिया के डेजर्ट के ऊपर से गुजर रहा था। इस जहाज के पायलट नीचे डेजर्ट में 75 आर्मर्ड गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला फुल स्पीड भागते हुए देखा। इस जहाज के पायलट ने सीधा ये खबर अमेरिका तक पहुंचाई और अमेरिका के ड्रोन्स ने आकर गद्दाफी के काफिले पर हमला करना शुरू किया। लेकिन 11 गाड़ियों के तबाह होने के बाद गद्दाफी का काफिला फुल स्पीड आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही गद्दाफी की गाड़ी के बिल्कुल सामने वाली गाड़ी तबाह हुई, गद्दाफी और उसका बेटा गाड़ी से उतरकर इधर उधर भागने लगे और पीछे से बागियों की गाड़ियां इनका पीछा करने लगी। आखिर गद्दाफी भाग भाग कर थक गया और बागियों से बचने के लिए एक गटर के पाइप के अंदर छुप गया, जिसके बाद बागियों ने गद्दाफी के साथियों को मारकर उसे घसीट कर गटर से बाहर निकाला। गद्दाफी इन यंग बागियों के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि बेटा मुझे मत मारो, मैंने किया क्या? ये वही गद्दाफी था जिसके पास दुनिया के सबसे महंगे महल थे, जो हर टाइम अपने फीमेल गार्ड्स के साथ घूमता फिरता था, बल्कि अपने आप को किंग ऑफ किंग्स कहता था। लेकिन आज गद्दाफी इन गरीब बागियों से अपनी जिंदगी की भीख मांगा। इसके बाद बागियों ने जो गद्दाफी के साथ किया वो हम यहाँ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। कहा जाता है इस वक्त गद्दाफी के पास अपनी फेमस सोने की पिस्टल भी थी और इसी सोने के पिस्टल से बागियों ने गद्दाफी को गोली मारी। गद्दाफी की मौत की खबर सबसे
सबसे पहले अमेरिका, Reports about Gaddafi being killed. जिसके बाद ओबामा ने दुनिया के सामने गद्दाफी की मौत का ऐलान किया। The death of Muammar Gaddafi. इससे कई साल बाद जब ओबामा से पूछा गया कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, जिस पर ओबामा ने जवाब दिया कि लिबिया को तबाह करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। Intervening in Libya. क्योंकि गद्दाफी को मारने के बाद बागियों ने गद्दाफी और उसके बेटे के जिस्म को लिबिया के बाजार के दरमियान एक बहुत बड़े फ्रिज में रखा ताकि पूरी दुनिया गद्दाफी की लाश को देख सके। गद्दाफी को मारना अमेरिका की बहुत बड़ी गलती थी, जिसे आज सब मानते हैं। Libya was a disaster from the standpoint of the way it was handled. क्योंकि गद्दाफी के मरते ही लिबिया में एक बहुत बड़ी जंग हुई जिसमें 10 लाख लिबियंस मारे गए। लिबिया की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई। एक आम लिबियन जो गद्दाफी के दौर में $12,000 कमाता था, अब उसके आधे $6,000 कमाने लगा। और लिबिया जो एक जमाने में दुनिया का सबसे मॉडर्न इलाका था, आज अमेरिका के हमलों की वजह से दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका। इस तरह गद्दाफी की बात बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि अमेरिका ने सद्दाम के बाद बिल्कुल उसी तरह गद्दाफी को भी मार दिया। अरब दुनिया में 3 ही ऐसे लीडर्स गुजरे जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाली। एक सद्दाम हुसैन, दूसरा मुअम्मर गद्दाफी और सऊदी बादशाह किंग फैसल। وقد استشهدوا على أرض فلسطين العزيزة.